अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मिर्ज़ा अमजद बेग के इस कोर्ट कहानी का आखिरी हिस्सा सुनते हैं। इस केस का तफ्तीशी अफसर ओहदे के एतबार से एक सब इंस्पेक्टर था। वो एक नौजवान और मुस्तैद पुलिस ऑफिसर था। जैसा कि पहले भी कई बार बताया जा चुका है कि किसी भी केस में आईओ यानी इंक्वायरी ऑफिसर की हैसियत बहुत मजबूत होती है। वो एक लिहाज से इस्तगासा का वाली होता है, लिहाजा हर पेशी पर एक वारिस के रूप में इसे अदालत में हाजिर रहना पड़ता है। मेरी फरमाइश पर मोअज़्ज़िज़ अदालत के हुक्म से आईओ विटनेस बॉक्स में आ गया। मैं उसके नज़दीक पहुंच गया, फिर उसकी आंखों में देखते हुए दोस्ताना अंदाज में कहा, आईओ साहब, माशाअल्लाह बहुत कम वक्त में अच्छी खासी तरक्की कर ली है। मेरे अंदाजे के मुताबिक आप कमोबेश 30 साल के हैं, जबकि बाज़ पुलिस एहलकार तो अपनी उम्र भर की सर्विस में बमुश्किल एएसआई के मकाम तक पहुंच पाते हैं। मैं समझता हूं कि इस तेज़ रफ्तार तरक्की में आपकी काबिलियत का बड़ा हाथ है। इंसान अगर मेहनत और ईमानदार हो तो दुनिया की ताकत उसे तरक्की करने से रोक नहीं सकती। वो गहरी संजीदगी से बोला, ऐसे लोगों के लिए कुदरत खुद ब खुद आगे बढ़ने के रास्ते बना देती है। मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ, मैंने तायदी अंदाज में कहा। बजा फरमाया आपने, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। आयु साहब, आपसे मेरा पहला सवाल, मैंने इजरा का आगाज़ करते हुए कहा, मेरी नज़र में आप एक होनहार और काबिल पुलिस ऑफिसर हैं। मोअज़्ज़िज़ अदालत ये जानना चाहती है कि आपके नज़दीक जाए वक़ुआ की क्या तारीफ़ है। वक़ुआ, चाय वारदात या क्राइम सीन या मौक़ा वारदात, सब एक ही चीज़ के मुख्तलिफ नाम हैं। वो ठहरे हुए लहजे में बोला, यानी वो मकाम जहाँ काबिल दखल अंदाज़ी पुलिस कोई वाक़या पेश आया हो। ज़ेर समाअत केस में आपके ख़याल में काबिल दखल अंदाज़ी पुलिस कौन सा वाक़या पेश आया था। मैंने मखसूस अंदाज में इसे घिसने का अमल शुरू कर दिया। कैसर नामी एक शख्स का कत्ल, उसने जवाब दिया। आइयो साहब, मैं आपके जवाब से 100% मुतमईन हूँ, मैंने इसे बांस पर चढ़ाने की कोशिश करते हुए कहा। मैं आपकी लियाकत का कायल हो गया। अब ज़रा आप इस केस की मुनासबत से जाए वक़ुआ की निशानदही भी फरमा दें। बाजी ज़ोहरा नामी एक बेवा खातून के घर की ज़ेरी मंजिल, उसने बड़े एतमाद से जवाब दिया, जहाँ मुलजिम की रिहाइश थी। मुलजिम की रिहाइश का कौन सा हिस्सा? पार्किंग वाला कोना, वो बेसाख्ता बोला, जहाँ से ऊपर जाने वाला जीना शुरू होता है। उसने बेदहानी में मेरे बिछाए हुए हमरंगे ज़मीन जाल में कदम रख दिया था। मैंने बड़ी एहतियात के साथ अपने जाल को समेटना शुरू किया। आईओ साहब, आपने अदालत में इस केस का जो चालान पेश किया है, इसमें लिखा है कि मकतूल की लाश सखी हसन और हैदरी के दरमियान एक चौरंगी के नाके पर मुलजिम की कार की डिक्की में से मिली थी। मैंने कहा, पुलिस ने पहली बार लाश को मुलजिम की कार की डिक्की में देखा था। इस दिन तारीख 15 फरवरी और वक्त लगभग 9:15 बजे का था। मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं जनाब, आपने हकीकत बयान की है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल के सर को गर्दन तोड़कर मौत के घाट उतारा गया था। आप इस बारे में क्या कहते हैं? वो बोला, मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इत्तफाक करता हूँ। यह भी तो हो सकता है कि मकतूल को डिक्की में फिट करने के बाद गर्दन तोड़कर मौत के मुंह में धकेल दिया गया हो, मैंने ख्याल आराई करते हुए कहा। और जाए वक़ुआ बाजी ज़ोहरा के घर के अलावा कोई और मकाम हो? नहीं जनाब, वो बड़ी शिद्दत से नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला, जाए वक़ुआ तो वही है जिसका मैंने रिपोर्ट में जिक्र किया है। तो गोया आप मोअज़्ज़िज़ अदालत के सामने इस बात पर मुसिर हैं कि 14 फरवरी की रात 11 और 12 बजे के दरमियान में मेरे मुवक्किल ने मकतूल कैसर की गर्दन तोड़कर उसकी ज़िंदगी का चिराग गुल किया। फिर उसकी लाश को अपनी कार की डिक्की में छुपाकर वो अपने घर में इत्मीनान से सो गया। अगली सुबह वो लाश को ठिकाने लगाने के लिए घर से निकला और बदकिस्मती से चौरंगी वाले नाके पर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। द डर्टी गेम इज़ अप। बिल्कुल, वो बड़े वसूख से बोला, मेरा यही ख्याल है। आपका ख्याल कोई आसमानी सहीफ़ा नहीं कि इस पर मिनोअन यकीन कर लिया जाए, मैंने पहली बार कदरे सख्त अंदाज में कहा। आपकी थ्योरी में बहुत सारे तकनीकी सुकम पाए जाते हैं, मोअज़्ज़िज़ अदालत की बारीक बिन निगाह जिन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकती। वो मेरे अल्फाज की तुर्शी से कदरे हैरत ज़दा हुआ, फिर उलझन ज़दा अंदाज में पूछ बैठा, मसलन कौन कौन से तकनीकी सुकम? आपकी तैयार करदा रिपोर्ट की कमज़ोरियों और कोताहियों पर मैं 2 मिनट के बाद बात करूंगा।
मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। पहले आप मेरे एक दो ज़रूरी सवालात के जवाब दें, बहुत सोच समझ कर, क्योंकि आपको जवाब तब्दील करने की इजाज़त नहीं होगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। पूछें, क्या पूछना चाहते हैं? मैंने एक्यूज बॉक्स में खड़े इस केस के मुलजिम और अपने मौकिल खावर की जानिब इशारा करते हुए सवाल किया। आपके अंदाजे के मुताबिक इसकी उम्र क्या होगी? लगभग 50 साल, उसने जवाब दिया। मैंने सताइशी नज़र से इसे देखा और कहा, बिल्कुल दुरुस्त। अब ये बताएं कि इसका कद कितना होगा? 5 फीट या 1 आध इंच ज़्यादा। जवाब दुरुस्त। मैंने एक बार फिर इसे शाबाशी दी और पूछा, इसके वज़न के बारे में आपका अंदाज़ा क्या कहता है? वो पुरसोच अंदाज में बोला, यही कोई 60 किलोग्राम। वाह भाई वाह, मैंने कहा। आइयो साहब, मैं आपकी कुव्वत मुशाहिदा को मान गया हूँ। अब आपकी याददाश्त का इम्तहान है। इतना कहकर मैं चंद लम्हात के लिए खामोश हुआ और इंक्वायरी ऑफिसर के चेहरे के तासुरात का जायजा लेने लगा। वो सवालिया नज़र से मुझे तकने लगा। मैंने जिरह के सिलसिले को समेटते हुए कहा, आपने मकतूल की लाश का तो बगौर मुआयना किया था ना? इसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं। वो बड़े एतमाद से बोला, ये तो वक़ुआ की कार्रवाई का सबसे अहम हिस्सा है। मेरे इल्म के मुताबिक। मैंने आइयो के चेहरे पर निगाह जमाते हुए बावाज़े बुलंद कहना शुरू किया। मकतूल कैसा लहीम शहीम और कदावर शख्स था। उसका कद 6 फीट से निकलता हुआ था और वज़न किसी भी तरह 100 किलोग्राम से कम नहीं था। इसकी उम्र भी 40 के करीब थी। वो अपने जुस्से और शख्सियत के एतबार से एक दबंग इंसान था और ताकत व तवानाई के हवाले से खावर उसका पासिंग भी नहीं हो सकता। फिर? आइयो ने उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखा। मैंने बेसाख्ता कहा, फिर क्या मतलब है आपका? इसकी उलझन में नाराज़गी भी शामिल हो गई। आखिर आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैंने उसके सवालात का जवाब देने के बजाय तुंद लहजे में पूछा। मैंने मकतूल के डील डोल के हवाले से जो एदाद शुमार पेश किए हैं, इनमें आपको कोई खामी तो नज़र नहीं आ रही? ये बात मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप इस केस के तफ्तीशी अफसर हैं। मेरे सवाल का जवाब आपसे ज़्यादा बेहतर और कोई दे नहीं सकता। कमोबेश आपका बयान दुरुस्त है, वो साफ गोई का मुजाहरा करते हुए बोला। शुक्रिया आइयो साहब, मैंने ममनूनियत भरे अंदाज में कहा। वो सोचती हुई नज़र से मुझे देखने लगा। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने किस बात के लिए उसका शुक्रिया अदा किया था। मैंने इसे ज़्यादा सोचने और समझने का मौका फराहम नहीं किया और उस पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। आइयो साहब, आपने थोड़ी देर पहले मोअज़्ज़िज़ अदालत के सामने जाए वक़ुआ की जो तारीफ बयान की है, बाजी ज़ोहरा के घर की ज़ेरी मंजिल का कोई भी हिस्सा इस पर पूरा नहीं उतरता। बफर से मुहाल, अगर चंद सेकंड के लिए ये मान भी लिया जाए कि मकतूल कैसर को ज़ेरी मंजिल वाले जीने के करीब मौत के घाट उतारा गया था, तो इस अम्र को साबित करने के लिए इस्तग़ासा के पास कुछ भी नहीं है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? एक लिहाज से तो आप ठीक कह रहे हैं, वो जुज़बुज़ होते हुए बोला, लेकिन हकीकत वही है जो चालान के अंदर बयान की गई है। आइयो साहब, पुलिस का तैयार करदा चालान कोई अदालत का फैसला नहीं होता जिसे तस्लीम करना लाजिम हो। मैंने तंज़िया लहजे में कहा, अदालत में हर चीज़ को साबित करना पड़ता है। क्या आप अदालत को कोई ऐसा मुस्तनद मवाद मुहैया कर सकते हैं जिससे साबित हो कि मकतूल कैसर को आपके बयान करदा मकाम पर मौत के घाट उतारा गया था? वो बुरी तरह फंस चुका था। जब कोई माकूल और मुदल्लिल जवाब न बन पड़ा तो वो इधर उधर देखने लगा। मैंने चढ़ाई के अमल में तेज़ी लाते हुए कहा, आइयो साहब, खुदा को हाजिर व नाजिर जानकर मोअज़्ज़िज़ अदालत को बताएं कि क्या मुल्ज़िम जैसा पस्ताकामत मुनहनीसा एक नातवा 50 साला शख्स किसी गेंडा सिर्फ 6 फुटे लहीम शहीम बंदे की गर्दन तोड़कर उसकी ज़िंदगी का चिराग गुल कर सकता है? अगर आमने सामने से मुकाबला हो तो हरगिज़ नहीं, आइयो ने हकीकत बयानी से काम लेते हुए जवाब दिया। लेकिन अगर ज़बरदस्त की बेखबरी में ज़ेर दस्त का दाव चल जाए तो ऐसा होना नामुमकिनात में से नहीं है। तो आपके कहने का मतलब यह है कि मुल्ज़िम ने घात लगाकर मकतूल को शिकार किया था? मैंने इसके मौक़िफ़ की मुनासिबत से कहा, मकतूल बेखबरी में मार खा गया है ना? जी हाँ, वो थूक निगलते हुए बोला। और आपकी थ्योरी की रोशनी में यह भी मुमकिन है कि मुल्ज़िम ने तने तनहा मकतूल की लाश को अपने नातवा कंधों पर उठाकर कार की डिक्की तक पहुंचाया और मज़कूरा लाश को डिक्की में बंद करके वो चैन की नींद सो गया। अगली सुबह वो लाश को ठिकाने लगाने के लिए घर से निकला और आंखें बंद करके कार को रोड पर दौड़ाने लगा, है ना? अब की बार उसने मेरे सवाल के जवाब में जी हाँ नहीं कहा, बल्कि उल्टा मुझसे पूछा,
کوئی شخص آنکھیں بند کر کے کس طرح ڈرائیونگ کر سکتا ہے؟ جس طرح میرے موکل نے کی، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ اس کی الجھن سوا ہو گئی۔ میں کچھ سمجھا نہیں وکیل صاحب۔ وہ شخص زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بے یقینی سے بولا، اگر اس کیس کا ملزم یعنی میرا موکل آنکھیں کھول کر ڈرائیونگ کر رہا ہوتا تو چورنگی پر لگا ہوا پولیس کا ناکہ اسے دور ہی سے دکھائی دے جاتا۔ آپ کے پیش کردہ چالان کے مطابق ملزم مقتول کی لاش کو اپنی کار کی ڈکی میں ڈال کر کہیں ٹھکانے لے جانے جا رہا تھا۔ اگر واقعتاً ایسا ہی تھا تو پھر اسے چورنگی سے پہلے ہی اپنی کار کو بائیں طرف موڑ لینا چاہیے تھا تاکہ پولیس کی گرفت اور دست برد سے محفوظ رہے، لیکن اس بدنصیب نے تو اپنی آنکھیں اور دماغ کے تمام دروازے بند کر رکھے تھے۔ اسے نہ تو چورنگی کے پار پولیس کا ناکہ نظر آیا اور نہ ہی چورنگی سے پہلے بائیں طرف مڑنے والی سڑک دکھائی دی، لہٰذا اس نے بند آنکھوں کے ساتھ ڈرائیونگ جاری رکھتے ہوئے سیدھا جا کر ناکے پر موجود پولیس کو رضاکارانہ سلامی پیش کی اور دست بستہ یہ عرض کی، میں اپنی سی کوشش کر کے برضا و رغبت آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں تاکہ آپ کا کام آسان ہو جائے، ہے نا؟ قبل اس کے کہ وہ جواب میں ہاں یا نہ میں جواب دیتا، جیسا کوئی مختصر جملہ بولتا، عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ جج نے 10 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ جناب عالی، عدالت کی برخاستی سے پہلے میں نے درخواست کی، جناب عالی، اس پیشی پر مجھے اس تقاضا کہ گواہ عرفان سے سوالات کرنے کا موقع نہیں مل سکا، لہٰذا آئندہ پیشی پر گواہ مذکور کو عدالت میں حاضر ہونے کے احکامات صادر کیے جائیں۔ دیٹس آل یور آنر۔ میں نے آئیو پر اپنی جرح کی مدد سے اس تقاضا کی عمارت کی چھت اور دیواروں میں متعدد دراڑیں ڈال دی تھیں۔ جج اس دوران میں وقفے وقفے سے اپنے سامنے میز پر رکھے کاغذات پر کچھ نوٹ بھی کرتا جا رہا تھا، لہٰذا میری حالیہ استدعا کا پاس کرتے ہوئے اس نے وکیل استغاثہ اور انکوائری آفیسر کو ہدایت کی کہ آئندہ پیشی پر گواہ عرفان کو عدالت میں لازمی حاضر کیا جائے۔ اب اس کیس کی ایک مقصود شکل نکل کر سامنے آ گئی تھی اور تمام متعلقین و متعلقات کو یہ نظر آنے لگا تھا کہ زیر سماعت کیس کا اونٹ کس کروٹ بیٹھنے والا ہے۔ میرے لیے خوش آئند امر یہ بھی تھا کہ موکل کی بیوی میری کارکردگی سے کلی طور پر مطمئن تھی۔ اگلی پیشی سے قبل وہ مجھ سے ملاقات کرنے دفتر آئی اور اس نے مجھے مقتول کی بیوی کے حوالے سے گراں قدر معلومات فراہم کیں۔ شبانہ تندہی سے اس کوشش میں لگی ہوئی تھی کہ کسی طرح اس کا شوہر باعزت بری ہو جائے۔ خاور ان ماں بیٹی کا واحد سہارا تھا اور اس کی بریت کو یقینی بنانا میری ذمہ داری تھی۔ آئندہ پیشی پر عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا تو پتہ چلا کہ عرفان غیر حاضر ہے۔ اس کی جانب سے ناسازی طبع کا میڈیکل سرٹیفکیٹ آ گیا تھا، گویا تو نہ صحیح تیرا سرٹیفکیٹ ہی صحیح، ایسی صورتحال تھی۔ اس پیشی پر 4-5 گواہان استغاثہ کو بھگتایا گیا، جن میں عرفان کے علاوہ وہ تمام افراد شامل تھے جو گاہے بگاہے مقتول اور ملزم کے بیچ ہونے والی بدمزگیوں کے عینی شاہد تھے۔ استغاثہ ان گواہان کے بیانات سے عدالت کو باور کرانا چاہتے تھے کہ مقتول اور ملزم کے درمیان شدید نوعیت کی رنجش پائی جاتی تھی۔ وکیل استغاثہ نے ہر گواہ پر جرح کرتے ہوئے ملزم کے اس مکالمے کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی تھی، تمہیں تو میں دیکھ لوں گا، بس عید ذرا خیریت سے گزر جائے۔ اس تمام تر کارکردگی سے وکیل استغاثہ یہ ثابت کرنے کی سعی میں مصروف تھا کہ بالآخر ملزم نے اپنی دھمکی پر عمل کرتے ہوئے مقتول کو ٹھکانے لگا دیا تھا، یعنی مقتول قیصر کی موت ملزم کی انتقامی کارروائی کا نتیجہ تھی۔ میں اس دوران میں بڑے تحمل سے عدالتی کارروائی کو دیکھتا رہا تھا اور میں نے ان میں سے کسی بھی گواہ پر قابل ذکر جرح نہیں کی، بس رسمی سوالات سے انہیں پاس آن کر دیا تھا۔ لیکن جب ملزم اور مقتول کی مالک مکان باجی زہرہ گواہی دینے کے لیے کٹہرے میں پہنچی تو میں ریڈ الرٹ ہو گیا۔ زہرہ جگت باجی تھیں، یعنی ہر چھوٹا بڑا انہیں باجی کہہ کر پکارتا تھا اور یہ پکار اتنے تواتر کے ساتھ جاری و ساری تھی کہ باجی کا لفظ ان کے نام کا حصہ بن گیا تھا۔ زہرہ باجی کی عمر 60 کے آس پاس تھی۔ وہ درمیانے قد کی مالک ایک فربہ اندام عورت تھیں، تاہم عمر کے اس حصے میں بھی وہ کافی چاق و چوبند دکھائی دیتی تھیں۔ انہوں نے نظر کا چشمہ بھی لگا رکھا تھا جسے وہ وقفے وقفے سے اپنی انگلی کی مدد سے ناک پر سیٹ کرتی رہتی تھیں۔ جب زہرہ باجی کا بیان ریکارڈ ہو چکا تو وکیل استغاثہ جرح کے لیے وٹنس باکس کے قریب آ گیا۔ زہرہ باجی، وکیل استغاثہ نے گواہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا یہ سچ ہے کہ ملزم اپنے رویے کے اعتبار سے بڑا عجیب و غریب انسان ہے؟ وکیل صاحب،
آپ نے ملزم کے حوالے سے بڑے مناسب الفاظ کا استعمال کیا ہے۔ زہرا باجی نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، یہ اللہ کا بندہ عجیب بھی ہے اور غریب بھی۔ کیا آپ اپنی بات کی وضاحت کریں گی؟ وکیل استغاثہ نے کہا۔ میں نے تو ایک سیدھی سادی سی بات کی ہے وکیل صاحب، وہ وکیل استغاثہ کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، پھر ناک پر اپنے چشمے کو درست کرنے کے بعد ان الفاظ میں اضافہ کیا، عجیب ان معنوں میں کہ ہر معاملے میں اپنی منطق چلانا، اور غریب اس حوالے سے کہ اگر چند روز کے لیے پانی کی قلت پیدا ہو گئی تو خریدے جانے والے پانی کے کنٹینر میں شیئرنگ سے صاف انکار کر دینا، لیکن اس خریدے ہوئے پانی کے استعمال سے ہرگز انکار نہیں کرنا۔ وکیل استغاثہ نے میرے موکل کا تمسخر اڑانے کی غرض سے گہری چوٹ کی۔ عدالتی کارروائی کے دوران میں ملزم کی حیثیت کسی یتیم و یسیر بچے ایسی ہوتی ہے، ایک دم مجبور اور بے بس۔ اسے وکیل استغاثہ اور گواہان استغاثہ کی کڑوی کسیلی باتوں کو بڑے صبر اور برداشت کے ساتھ سننا اور سہنا پڑتا ہے۔ جواب میں ریمارکس پاس کرنے کی اسے اجازت نہیں ہوتی۔ وکیل استغاثہ کے ماندانہ تلخ جملے کو میرے موکل نے بڑی ہمت سے برداشت کر لیا، تاہم اس دل آزاری کا عکس اس کے چہرے پر نمودار ہو گیا تھا۔ میں اپنے موکل کو پہنچنے والی تکلیف سے بخوبی آگاہ تھا اور اپنی باری پر وکیل استغاثہ کی اس غیر اخلاقی حرکت کا منہ زور جواب دینے کے لیے پرعزم بھی۔ اس کے بعد بھی وکیل استغاثہ نے باجی زہرا سے ایسے ہی سوالات کیے جن سے یہ ظاہر کرنا مقصود تھا کہ ملزم کے اندر مقتول کے لیے بہت زیادہ غم و غصہ بھرا ہوا تھا، لہٰذا موقع میسر آتے ہی اس نے اپنے ناپسندیدہ شخص یعنی مقتول کیسر کا کام تمام کر دیا۔ اپنی جرح کے آخر میں اس نے گواہ سے یہ سوال کیا، زہرا باجی، مقتول لگ بھگ 6 ماہ تک آپ کا کرایہ دار رہا، کیا اس دوران میں اس نے کبھی آپ کو شکایت کا موقع دیا؟ وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، نہیں وکیل صاحب۔ وکیل استغاثہ کے اس سوال اور گواہ کے اس جواب نے میرا کام آسان کر دیا۔ میں باجی زہرا سے جس نوعیت کی جرح کرنا چاہتا تھا اس کے لیے راہ ہموار ہو گئی تھی۔ اپنی باری پر میں وٹنس باکس کے نزدیک پہنچ گیا۔ زہرا باجی، میں نے استغاثہ کی گواہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا میں بھی آپ کو باجی کہہ سکتا ہوں؟ سب کہتے ہیں، آپ بھی کہہ لیں، وہ زیر لب مسکراتی ہوئی بولی، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن مجھے بہت فرق پڑتا ہے، میں نے زمائنی انداز میں کہا۔ وہ چشمے کے پیچھے سے آنکھیں سکیڑ کر بولی، مثلاً آپ کو کیا فرق پڑتا ہے وکیل صاحب؟ استغاثہ کے معماروں، وکیل استغاثہ اور آئیوں نے میرے موکل کو جس دیوار میں چننے کا پروگرام بنا رکھا تھا، میں نے اپنی جرح کی مدد سے اس دیوار کے متعدد مقامات پر دراڑیں ڈال دی تھیں۔ اب 2-3 زوردار دھکوں کی ضرورت تھی، اس کے بعد مذکورہ دیوار کا زمین بوس ہو جانا ایک لازمی امر تھا اور میرے موکل کی آزادی یقینی۔ اگر میں آپ کو باجی کہوں گا تو پھر یہ توقع بھی رکھوں گا کہ آپ مجھ سے کسی قسم کی دروگوئی نہ کریں۔ میں نے زہرا باجی کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے نہایت ہی مستحکم لہجے میں کہا، کیا آپ مجھ سے سچ بولنے کو تیار ہیں؟ میں نے دوسرے وکیل صاحب کے ہر سوال کا سچا اور کھرا جواب دیا ہے۔ زہرا باجی نے گہری سنجیدگی سے کہا، آپ کو بھی مایوس نہیں کروں گی، کسی غلط بیانی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آپ پوچھیں، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نے پوچھا، ملزم کتنے عرصے تک آپ کا کرایہ دار رہا تھا؟ 2 ماہ سے کچھ زیادہ، اس نے بتایا۔ کہ اس دوران میں ملزم نے آپ کو وقت پر کرایہ دیا؟ جی بالکل، وہ جلدی سے بولی، اس معاملے میں اس کا ریکارڈ بہت اچھا تھا۔ کیا ملزم بر وقت بجلی اور گیس کے بلز بینک میں جمع کرایا کرتا تھا؟ میں نے معتدل انداز میں پوچھا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر اثبات میں جواب دیا۔ کیا اپنے مختصر قیام کے دوران میں ملزم نے یا اس کی فیملی کے کسی فرد نے آپ کے مکان کے کسی حصے کو کوئی نقصان پہنچایا؟ قطعاً نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ میں نے سوال کیا، کیا کبھی ملزم نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی یا کسی قسم کا جارحانہ انداز اپنایا؟ ایسا موقع کبھی نہیں آیا، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی۔ پھر آپ نے، زہرا باجی، آپ نے، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے پوچھا، آپ نے میرے موکل کو عجیب و غریب انسان کے لقب سے کیوں نوازا؟ آخر اس نے آپ کا کیا بگاڑا تھا؟ میں اس بات کی وضاحت کر چکی ہوں، وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ ملزم کے لیے عجیب کا لفظ میں نے اس کے مقتول کے ساتھ رویے کی بنا پر استعمال کیا تھا اور غریب کا لفظ اس کے پانی کی قیمت میں شیئرنگ والے معاملے میں عدم تعاون کی وجہ سے کیا تھا۔ مقتول کے ساتھ ملزم کے رویے کا ایک خاص سبب تھا اور یہ بات آپ اچھی طرح جانتی ہیں، میں نے اس کے کانوں کے کیڑے جھاڑتے ہوئے کہا۔ لیکن جس بنا پر آپ نے میرے موکل کو غریب کہا وہ بد اخلاقی اور بد اصولی کے زمرے میں آتا ہے۔
वो अपनी नाक पर चश्मे को ठीक तरह से बिठाते हुए बोली, इसमें बेउसूली और बदअखलाकी वाली कौन सी बात है? मुल्जिम ने बड़े वाज़े अंदाज में आपको बावर करा दिया था कि वो बड़ी मेहनत से रिज़्क़ हलाल कमाता है, लिहाजा इसकी आमदनी महदूद है, जिसकी वजह से वो कोई भी इजाफी बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुल्जिम की इस कमज़ोरी को गरीब का ताना देकर उसके माली हालात का मजाक उड़ाना एक बदअखलाकी है। और जहाँ तक बेउसूली का मामला है तो लम्हाती तवक्कुफ़ करके मैंने एक गहरी सांस खारिज की और फिर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कहा, जब मेरे मुवक्किल ने आपसे ये घर किराए पर लिया था तो इसी वक्त ये बात तय हो गई थी कि पानी की फराहमी आपकी जिम्मेदारी होगी। लिहाजा मैं समझता हूँ कि टैंकर्स की कीमत में शेयरिंग से इनकार करना मेरे मुवक्किल की गुर्बत पर दलालत नहीं करता, बल्कि ये तो उसके उसूल परस्त होने का सबूत है। मैं मानती हूँ कि मैंने अपने घर की ज़ेरी मंजिल पानी की फराहमी के वादे के साथ मुल्जिम को किराए पर दी थी। वो मुतदिल अंदाज में बोली, लेकिन बाहमी ताउन भी कोई चीज़ होती है। पानी की किल्लत का मामला चंद रोज़ का था। अगर मुल्जिम ताउन के लिए तैयार हो जाता तो ये इसके बड़ेपन की बात होती। बाजी, उसूल तो उसूल ही होता है, मैंने ताकीदी अंदाज में कहा। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे 100 रुपये उधार लूँ तो मुकर्ररा वक्त पर यह उधार की रकम मुझे आपको वापस करना होगी। ये सोचकर मैं आपके 100 रुपये दबा नहीं सकता कि आप तो करोड़पति खातून हैं। 100 रुपये की आपकी नज़र में कोई वक़्त नहीं। अगर मैं ये रकम आपको नहीं दूँ तो आप खुदा न खास्ता गरीब नहीं हो जाएंगी। अगर मैं ऐसा करूँगा तो ये सरासर उसूल की खिलाफवर्जी कहलाएगी। बहुत खूब, वो तीखे अंदाज में बोली, आप तो हर हाल में मुल्जिम की हिमायत पर कमर बस्ता नजर आते हैं। इसका एक खास सबब है ज़ोहरा बाजी, मैंने ठोस लहजे में जवाब दिया, और वो सबब यह है कि खावर इस केस में मुल्जिम नामजद है, जबकि मेरे रिकॉर्ड में वो मेरा मुवक्किल है। इसके हुकूक की हिफाजत मेरी अखलाकी जिम्मेदारी है। अगर कभी आपको किसी कानूनी मामले में मेरी खिदमत की ज़रूरत पेश आई तो मैं इसी तरह आपकी भी हिमायत करूँगा। अल्लाह ना करे कि मुझे कभी अदालत का मुंह देखना पड़े, वो बेसाख्ता बोली। अदालत का मुंह देखने के लिए ज़रूरी नहीं कि इंसान किसी संगीन मुकदमे ही में मुलव्विस हो, मैंने मायनाखेज अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। इस वक्त भी आप अदालत के कमरे ही में खड़ी हैं और इस कोर्ट रूम तक कदम रंजा फरमाने के लिए। यकीनन आपने कोर्ट का मुंह भी देखा होगा। सिटी कोर्ट के मेन गेट से गुजर कर ही आप यहाँ तक पहुँची हैं। वो खिफत भरे अंदाज में बोली, कि तो आप ठीक ही रहे हैं ज़ोहरा बाजी, आप वक़ुआ के रोज़ अपने घर में मौजूद नहीं थीं। गालिबन आप अपनी बेटी शाज़िया की तरफ गई हुई थीं। मैंने जिरह के सिलसिले को समेटते हुए कहा, जाए वक़ुआ से आपकी अदम मौजूदगी के सबब मैं आपसे कैसर को पेश आने वाले जानलेवा वाक़ये के बारे में कुछ नहीं पूछूंगा। बस इतना बता दें कि मुल्जिम आपकी नज़र में कैसा इंसान है। इससे मिलता जुलता सवाल जिरह के आगाज़ में वकील इस्तग़ासा ने भी बाजी ज़ोहरा से किया था, जिसके जवाब में बाजी ने मेरे मुवक्किल को एक अजीब व गरीब इंसान करार दिया था। लेकिन थोड़ी देर पहले इस हवाले से मैंने ज़ोहरा बाजी को खासा रगड़ा दिया था, लिहाजा उसने अब की बार खासा माकूल जवाब दिया। मजमूई तौर पर मुल्जिम एक अच्छा इंसान है। मतलब आपको मेरे मुवक्किल से ज़ाती तौर पर कोई बड़ी शिकायत नहीं है? मैंने सवालिया नज़र से उसकी जानिब देखा। जी बिल्कुल नहीं, उसने जवाब दिया। थोड़ी देर पहले आपने वकील सरकार के एक सवाल के जवाब में मकतूल की ज़ात के हवाले से भी इसी किस्म का जवाब दिया था। मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, वो पूरी कतईयत से बोली, आप बजा फरमा रहे हैं। क्या वाकई आपको मकतूल से कोई शिकायत नहीं थी? मैंने चुपते हुए लहजे में दरियाफ्त किया। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैंने वकील इस्तग़ासा के जवाब में गलत बयानी से काम लिया है? उल्टा उसने मुझसे सवाल कर डाला। मैंने ऐसा इसलिए सोचा कि उसूली तौर पर आपको मकतूल से शिकायत नहीं बल्कि शिकायत होना चाहिए। मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। वो किस लिए भई? उसने उलझनज़दा अंदाज में पूछा। वो इसलिए कि शकीला को मकतूल से अनगिनत शिकायत थीं, मैंने शबाना की फराहम करदा अहम मालूमात का इस्तेमाल करते हुए कहा। शकीला? उसने चौंक कर मेरी जानिब देखा और अजीब से लहजे में बोली, कहीं आप कैसर की बीवी का जिक्र तो नहीं कर रहे? जी बाजी, मैंने रसानियत भरे अंदाज में कहा, मैं मकतूल की बीवी ही की बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरा शकीला के मामला से क्या लेना देना? वो खफगी आमेज लहजे में बोली, आप मुझे इन मियाँ बीवी के घरेलू मसाइल में क्यों घसीट रहे हैं? अल्लाह न करे कि मैं कभी ऐसी बेअदबी करूं, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। मैंने आपको बाजी बोला है तो आपका एहतराम मुझ पर लाजिम है। मैं आपको मकतूल एंड कंपनी के घरेलू मामलात में
घसीटने की जिसारत नहीं कर सकता। वो तो मैंने किसी दूसरे मकसद से बात की थी। अब जरा अपने मकसद की वजाहत भी कर दें। वो सवालिया नज़र से मुझे तकने लगी। मेरा शकीला के मामला से लेना देना क्यों है? इसलिए कि एक औरत ही किसी दूसरी औरत के दर्द को समझ सकती है। मैंने ठहरे हुए अंदाज में कहना शुरू किया। मुझे यकीन है कि आप शकीला के मसाइल से अच्छी तरह वाकिफ थीं। वो गोलमोल जवाब देकर जान छुड़ाने वाले अंदाज में बोली, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है बाजी, मैंने भी मुबहम अंदाज में कहा। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, वकील इस्तगासा ने मुदाखलत करते हुए तेज़ आवाज़ में कहा। इस वक्त अदालत में कैसर मर्डर केस की समाअत हो रही है। मेरे फाजिल दोस्त गवाह को इधर उधर की फजूल बातों में उलझाकर मोअज़्ज़िज़ अदालत का कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हैं। इन्हें इस हरकत से रोका जाए। मैंने वकील इस्तगासा की जानिब देखते हुए सुलगाने वाले अंदाज में कहा। बहुत देर की मेहरबान आते आते। बेग साहब, जज ने मुझसे पूछा, क्या आपके इन सवालात का ज़ेर समाअत केस से कोई ताल्लुक़ है? बहुत गहरा और नाजुक ताल्लुक़ है जनाब अली, मैंने रूए सुखन जज की सिमत मोड़ते हुए पुरएतमाद लहजे में कहा। मैं इस वक्त इस्तगासा की गवाह बाजी ज़ोहरा से मकतूल और उसकी बेवा शकीला के बारे में इस्तफसार कर रहा हूँ। ये दोनों किरदार गैर मुताल्लिक़ कैसे हो सकते हैं? मकतूल के हवाले से जिरह करना तो समझ में आता है। वकील इस्तगासा एक दूसरे अंदाज में मुझ पर हमलावर हुआ। आप इसकी बीवी को कहाँ से उठा लाए हैं? मेरे फाजिल दोस्त, मैंने वकील इस्तगासा की आंखों में देखते हुए सनसनीखेज लहजे में कहा। आप कानूनदां हैं, इतना तो समझ सकते हैं कि भरी अदालत में आपने मकतूल की बेवा के बारे में जो रिमार्क्स दिए हैं, इन पर आपके खिलाफ ताज़ीरी या कम से कम तादीबी कार्रवाई हो सकती है। क्यों? वो बिफरे हुए अंदाज में बोला। मैंने ऐसा क्या कह दिया है? मैं आपके अल्फाज दोहरा रहा हूँ, मैंने नापसंदीदा नज़र से वकील इस्तगासा को घूरते हुए कहा। आपने मकतूल की बेवा शकीला के हवाले से मुझसे सवाल किया था। आप इसकी बीवी को कहाँ से उठा लाए हैं? मैंने अपनी बात के इख्तिताम पर दुरुस्त अल्फाज में सवाल किया। किसी की बीवी को उठा लाने का मतलब समझते हैं आप? जो मायने आपने मेरी बात से निकाले हैं, मेरा हरगिज़ वो मकसद नहीं था। वो कतरे शर्मिंदा होते हुए बोला। इससे मेरी मुराद मकतूल की बेवा के जिक्र से था। आप इस वक्त अपने घर के ड्राइंग रूम में नहीं कि जो मुंह में आया कह दिया और अपने कहे को फर्जी मायने भी पहना दिए, मैंने कड़ी साजिश करने वाले अंदाज में कहा। मेरे फाजिल दोस्त, ये कोर्ट रूम है और इस वक्त अदालत की कार्रवाई भी उरूज पर है। मुअज़्ज़िज़ जज की मौजूदगी में आपकी ज़बान से अदा होने वाले हर जुमले को इन्हीं मायनी के तनाजुर में लिया जाएगा जो लुग़त में दर्ज हैं। लिहाजा बोलने से पहले तोलना ज़रूरी है और काटने से पहले नापना, वरना महरम को मुजरिम और दुआ को दगा बनते हुए देर नहीं लगती। ये सातों और समातों का खेल है। हमें आपस में उलझते देखकर जज ने मुझसे पूछा, बेग साहब, क्या मकतूल की बीवी शकीला का ज़ेर समाअत केस से कोई संजीदा ताल्लुक़ है? बहुत ही गहरा, हसास और बुनियादी ताल्लुक़ है जनाब अली, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। अगर मेरे फाजिल दोस्त चंद मिनट के लिए सब्र बर्दाश्त का मुजाहरा करने के लिए तैयार हो जाएं, तो मैं इस ताल्लुक़ को मुअज़्ज़िज़ अदालत के सामने खोल कर रख दूंगा। जज ने भारी भरकम आवाज़ में कहा। बेग साहब, प्लीज़ प्रोसीड। मैंने फातिहाना अंदाज में वकील इस्तगासा की तरफ देखा। वो खिफ़्फ़त भरे अंदाज में बगलें झाँकने लगा। मैं दोबारा इस्तगासा की गवाह जगतबाजी ज़ोहरा की जानिब मुतवज्जा हो गया। मकतूल कैसर को आपके घर की बालाई मंजिल किराए पर लिए हुए कितना अरसा हो गया था? मैंने गवाह की आंखों में देखते हुए सवाल किया। जब ये वाक़या पेश आया उस वक्त मकतूल को बालाई मंजिल पर रिहाइश इख्तियार किए कमोबेश 6 माह हुए थे, ज़ोहरा बाजी ने जवाब दिया। और इन 6 माह में पहले 5 माह दोनों मियाँ बीवी एक साथ रहे थे, मैंने कहा। फिर छठे माह शकीला रूठ कर मैके चली गई थी। जब कैसर की मौत वाक़ई हुई, इन दिनों वो बीवी के बगैर अकेला ही रह रहा था। शकीला को अपने वालिदैन के पास पापोश नगर गए लगभग 1 माह हो गया था। अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ तो आप मुझे टोक दीजिएगा बाजी। जज समेत अदालत में मौजूद हर शख्स की निगाह मुझ पर जमी हुई थी। आइयो और वकील इस्तगासा तो गहरी मानदाना नज़र से मुझे घूर रहे थे, जैसे वो मुंतज़िर हों कि मैं शकीला की पिटारी से कौन सा सांप निकालने वाला हूँ। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वकील साहब, ज़ोहरा बाजी ने मेरे इस्तफसार के जवाब में कहा। क्या ये सच है कि इन 5 माह के दौरान में मकतूल और उसकी बीवी शकीला के बीच अक्सर लड़ाई झगड़ा होता रहता था? मैंने गहरी संजीदगी से पूछा, जिसकी आवाज़ें आप तक भी पहुँचती रहती थीं।
اس نے اس بات میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ کیا آپ معزز عدالت کو بتانا پسند کریں گی کہ میاں بیوی کے درمیان وجہ تنازع کیا تھی؟ دیکھیں وکیل صاحب، آپ مجھے گناہ گار نہ کریں، وہ منت ریز لہجے میں بولی۔ میں کسی کی عیب جوئی کر کے اپنی عاقبت خراب نہیں کرنا چاہتی۔ یہ عیب جوئی نہیں، حقائق کی نقاب کشائی ہوگی، میں نے اس کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا، اور اس میں آپ کی کوئی ذاتی غرض بھی کار فرما نہیں ہے۔ آپ ایک حساس کیس میں گواہی دینے آئی ہیں اور آپ پر لازم ہے کہ سچائی کے اظہار میں آنے والی ہر رکاوٹ کو عبور کر جائیں، اور اپنا بیان ریکارڈ کرانے سے پہلے آپ نے حلف اٹھایا تھا، میں جو بھی کہوں گی سچ کہوں گی اور سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گی۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس خارج کی، پھر ٹھہرے ہوئے باشگاف الفاظ میں کہا، اس کے برعکس اگر آج آپ نے زبان بند رکھی تو انسانی تاریخ آپ کی اس غلطی کو کبھی معاف نہیں کرے گی، کیونکہ آپ کی گواہی کے ساتھ ملزم کا مستقبل جڑا ہوا ہے۔ سچ بول کر ملزم کی بریت کی راہ ہموار کریں یا پھر مجرمانہ خاموشی اختیار کر کے ایک بے گناہ انسان کی زندگی میں تاریکی بھر دیں، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے چہرے پر زلزلے ایسے آثار نمودار ہوئے، مجھے یہ سمجھنے میں قطعاً کوئی دقت محسوس نہیں ہوئی کہ اس کے ذہن میں مختلف خیالات کا ایک طوفان برپا تھا۔ چند لمحات تک شیشو پن میں رہنے کے بعد وہ بے حد الجھے ہوئے اور لکنت زدہ لہجے میں بولی، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کہوں اور کیا نہ کہوں۔ ریلیکس باجی، میں سمجھاتا ہوں، میں نے ہمت بندھانے والے انداز میں کہا، میں آپ کی مدد کرتا ہوں، آپ اپنے ذہن پر زیادہ دباؤ نہ ڈالیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ صرف ہاں یا نہ میں جواب دیتی جائیں، اتنا تو کر لیں گی نا؟ ٹھیک ہے، وہ ایک آسودہ سانس لیتے ہوئے بولی، کیا یہ بات درست ہے کہ آپ کے گھر کی بالائی منزل پر رہائش پذیر ہونے کے بعد 6 ماہ کے اندر ان لوگوں نے 4 ماسیاں تبدیل کی تھیں؟ آبدہ ان کی 5ویں ماسی تھی؟ ہاں، باجی زہرا نے جواب دیا۔ جب تک مقتول کی بیوہ شکیلہ اس گھر میں موجود رہی، وہ پے در پہ ماسیوں کی چھٹی کرتی چلی گئی۔ ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ میں نے ٹٹولنے والے انداز میں سوال کیا، اور پھر 5 ماہ کے بعد شکیلہ مقتول سے جھگڑا کر کے اپنے میکے چلی گئی تھی؟ اس نے ایک بار پھر اس بات میں جواب دیا۔ شکیلہ کے بار بار ماسیوں کو برخاست کرنے اور بالآخر مقتول سے خفا ہو کر اپنے والدین کے پاس چلے جانے کے پیچھے مقتول کا کردار کار فرما تھا۔ میں نے جرح کے تابوت میں آخری میخ ٹھوکتے ہوئے سوال کیا، کیا آپ اس حقیقت سے انکار کریں گی کہ مقتول ایک بد نظر شخص تھا؟ نہیں، شکیلہ نے 1-2 بار آپ کے سامنے بھی ان مسائل کا رونا رویا تھا، میں نے کہا، خصوصاً جب آس پڑوس سے بھی مقتول کے کردار کے حوالے سے اس نوعیت کی شکایات موصول ہوئی تھیں۔ ہاں، باجی زہرا نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا، مجھے سخت اعتراض ہے۔ باجی زہرا کے ہاں کہتے ہی وکیل استغاثہ نے نعرہ مستانہ بلند کیا، بزرگوں نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ مرنے والے کی برائی نہیں کرنا چاہیے، لیکن میرے فاضل دوست تو ہاتھ دھو کر مقتول کی کردار کشی کرنے پر تل گئے ہیں، بے شرمی کی کوئی حد ہوتی ہے؟ وکیل استغاثہ کا آخری جملہ مجھے بڑی شدت سے چبھا، لہٰذا اس رقیق جملے کا منہ توڑ جواب دینا مجھ پر واجب ٹھہرا تھا۔ میں نے نفرت آمیز نظر سے اپنے ہم پیشہ کو گھورا اور پھر سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، یقیناً شرم کی ایک حد ہوتی ہے، لیکن بے شرمی اور ڈھٹائی لامحدود ہوا کرتی ہے، اور کسی بھی شرم والے کو ڈھٹائی اور سچائی کے درمیان موجود باریک لائن کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ جس طرح شرح میں شرم نہیں ہوتی، بعین عدالتی کارروائی کے دوران میں حقائق کی نقاب کشائی میں بھی کسی مصلحت یا رکاوٹ کا عمل دخل نہیں ہوتا۔ اگر عدالت کے سامنے حالات کی اصل شکل پیش نہیں کی جائے گی تو وہ کسی ایک فریق کے حق میں فیصلہ کیسے دے گی؟ انصاف کے حصول کے لیے عدالتی تقاضے پورے کرنا انتہائی ضروری ہے۔ آپ تو سیدھا سیدھا مقتول کو ایک بد کردار شخص ثابت کرنے پر لگے ہوئے ہیں۔ وکیل استغاثہ کینہ توز نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میں نے حقائق کی اصلی تصویر کو اجاگر کیا ہے، میں نے مضبوط لہجے میں کہا، اور استغاثہ کی گواہ باجی زہرا نے میرے موقف کی تائید بھی کی ہے۔ اس کے علاوہ، میں نے دانستہ ڈرامائی انداز میں بات ادھوری چھوڑ کر روئے سخن جج کی جانب موڑا اور پھر نپے تلے الفاظ میں کہا، اگر معزز عدالت میرے موقف کی تصدیق کی خواہش کرے گی تو میں اس سلسلے میں ایک ایسا جیتا جاگتا ٹھوس ثبوت مہیا کر سکتا ہوں جس کی گواہی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کا اشارہ غالباً صفائی کے کسی معتبر گواہ کی جانب ہے؟ جج نے دلچسپ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، غالباً نہیں، یقیناً جناب عالی، میں نے ایک ایک لفظ پر دباؤ ڈالتے ہوئے کہا، میری نگاہ میں تو باجی زہرا کی گواہی بھی لائق اعتبار ہے،
لیکن میں تصدیقی عمل کو فائنل ٹچ لگانے کے لیے مقتول کی بیوہ شکیلہ کو آئندہ پیشی پر عدالت میں حاضر کر سکتا ہوں۔ جج نے میری پیشکش نما تجویز پر صاد کیا۔ عدالت کا مقررہ وقت تقریباً ختم تھا، لہٰذا جج نے 1 ہفتے بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ میں نے شکیلہ کو عدالت میں پیش کرنے کا دعویٰ خواہ ہی نہیں کر دیا تھا۔ اس سلسلے میں میرے موکل کی بیوی شبانہ نے کافی سے زیادہ ہوم ورک کر رکھا تھا۔ شبانہ ایک ایسی مظلوم عورت کے روپ میں شکیلہ کے دل و دماغ میں بسیرا کر چکی تھی جس کا بے قصور شوہر ایک ناکردہ جرم میں پھانسی چڑھنے والا تھا۔ شبانہ نے شکیلہ کو عدالت میں آ کر گواہی دینے کے لیے تیار کر لیا تھا۔ اس کے بعد میرا کام شروع ہوتا تھا۔ میں نے شکیلہ سے سوال و جواب کے لیے اپنے ذہن میں ایک مربوط منصوبہ بنا رکھا تھا، لیکن اس سے قبل استغاثہ کے گواہ عرفان کی رگڑائی اور منجائی بھی ضروری تھی۔ انکوائری آفیسر نے عدالت کو یقین دلایا تھا کہ آئندہ پیشی پر وہ مذکورہ گواہ کو لازمی عدالت میں پیش کرے گا۔ منظر اسی عدالت کا تھا اور گواہوں والے کٹہرے میں باجی زہرا کا دیرینہ پڑوسی اور اس کیس میں استغاثہ کا گواہ عرفان موجود تھا۔ گویا اب کی بار IO نے اپنا وعدہ ایفا کر دکھایا تھا۔ عرفان پر وکیل استغاثہ اپنی جرح مکمل کر چکا تھا، آج صرف مجھے اس سے سوال و جواب کرنے تھے۔ جج سے اجازت حاصل کرنے کے بعد میں وٹنس باکس کے قریب پہنچا۔ عرفان کی عمر 35 کے قریب تھی۔ وہ متناسب بدن کا مالک ایک دراز قامت شخص تھا۔ اس کے جسم کے ایک ایک اعضاء سے تندرستی اور مضبوطی جھلکتی تھی۔ اس وقت وہ پتلون اور ٹی شرٹ میں ملبوس خاصا اسمارٹ نظر آ رہا تھا۔ ٹی شرٹ کی مختصر آستینوں میں اس کے بازوؤں کی مچھلیاں بڑی نمایاں دکھائی دیتی تھیں۔ ایک نگاہ دیکھ کر کوئی بھی اندازہ قائم کر سکتا تھا کہ وہ باقاعدہ کسرت کا عادی ہوگا۔ عرفان صاحب، میں نے ہلکے پھلکے انداز میں جرح کا آغاز کرتے ہوئے پوچھا، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے، اس نے مختصر جواب دیا۔ آپ کو کیا ہوا تھا؟ میں نے سرسری انداز میں کہا، مطلب آپ کی طبیعت کیسے بگڑ گئی؟ وکیل صاحب، مجھے فوڈ پوائزن ہو گیا تھا، اس نے بتایا، اب بالکل ٹھیک ہوں۔ عرفان صاحب، اس کیس میں آپ کی گواہی کی بڑی اہمیت ہے، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، خصوصاً اس لیے بھی کہ آپ ملزم اور مقتول کے درمیان جنم لینے والے تنازع کو اچھی طرح جانتے ہیں، بلکہ بعض ناخوشگوار واقعات کے تو آپ چشمدید گواہ بھی ہیں۔ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، مسئلہ یہ تھا کہ ایک کے اندر صبر کی کمی تھی اور دوسرے کے اندر برداشت کا فقدان۔ اپنی بات کی تھوڑی وضاحت کر دیں پلیز، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، خصوصاً کمی اور فقدان کے ذیل میں۔ مقتول غصے کا تیز اور منہ پھٹ تھا۔ وہ اپنے انداز میں وضاحت کرتے ہوئے بولا، اور ملزم کے اندر برداشت کا مادہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ میں نے ان دونوں کو 3-4 بار معمولی نوعیت کے معاملات پر الجھتے دیکھا تھا اور بیچ بچاؤ کرانے میں بھی میں پیش رہا تھا، مگر پھر وہی ہو گیا جس کا مجھے ڈر تھا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں نے تائیدی انداز میں کہا، محلے داری میں انسان کو بہت سی ناگوار باتوں کو بھی برداشت کرنے کی عادت ڈالنا پڑتی ہے، ورنہ تو ہر صبح و شام ہر گلی کوچے میں دنگا فساد ہی مچا رہے۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے کریدنے والے انداز میں سوال کیا، عرفان صاحب، آپ نے ابھی اپنے کسی ڈر کا ذکر کیا تھا، وہ ڈر کیا تھا؟ اس نے مختصر الفاظ میں وہ واقعہ بیان کیا جب عید قرباں سے ایک روز پہلے مقتول نے ملزم کو زد و کوب کیا تھا اور ملزم نے مقتول کی طرف انگلی اٹھا کر یہ جملہ ادا کیا تھا، تمہیں دیکھ لوں گا، بس خیریت سے عید گزر جائے۔ اسی جملے کی دم پکڑ کر عرفان نے مجھے بتایا، مجھے اسی وقت لگ رہا تھا کہ آگے چل کر کوئی خطرناک واقعہ پیش آنے والا ہے۔ پھر عید کے چند روز کے بعد مقتول کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ عرفان صاحب، وقوعے کی رات مالک مکان یعنی باجی زہرا اپنے گھر میں موجود نہیں تھیں، میں نے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اور استغاثہ کے مطابق آپ نے اپنے پڑوس والے گھر میں کسی بھاری بھرکم شے کے گرنے کی آواز سنی تھی؟ جی میں نے ایسی آواز سنی تھی۔ استغاثہ کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ اس وقت آپ اپنے گھر کے باہر گیٹ پر کھڑے تھے۔ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ جی بالکل ایسا ہی تھا، اس نے تصدیقی انداز میں گردن ہلائی۔ معزز عدالت یہ جاننا چاہتی ہے کہ آپ نے وہ مخصوص آواز کتنے بجے سنی تھی؟ میں نے کہا، آپ میری بات تو سمجھ گئے ہوں گے؟ جی بالکل سمجھ رہا ہوں، وہ سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے بولا، پھر ایک لمحہ سوچنے کے بعد جواب دیا، وہ آدھی رات کا عمل تھا، غالباً 11 اور 12 کے بیچ کا کوئی وقت۔
अच्छी तरह सोच कर बताएं। मैंने इसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। धड़ाम की वो खौफनाक आवाज़ बाजी ज़ोहरा के मकान के किस हिस्से में उभरी थी? जवाब देने से पहले वो चंद लम्हात तक टटोलती हुई नज़र से मेरा जहन पढ़ने की कोशिश में मसरूफ़ रहा। फिर वजाहती अंदाज में बताने लगा। देखें जी, ज़ोहरा बाजी के घर के 3 माले हैं। ऊपरी माले पर मकतूल रिहाइश पजीर था, दरमियानी पर बाजी खुद रहती थी और नीचे वाले माले पर मुलजिम की रिहाइश थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने वो आवाज़ इमारत के निचले हिस्से से उभरती सुनी थी। बाजी चूँकि घर पर थी नहीं, इसलिए इनकी मंजिल पर किसी ऐसी आवाज़ के पैदा होने का क्या सवाल। अब यही बात समझ में आती है कि वो आवाज़ नीचे वाले माले यानी मुलजिम के घर के किसी हिस्से से सुनाई दी थी। इरफान साहब, आप तो फिर भी मोहतात अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने बदस्तूर इसके चेहरे के तासुरात का जायज़ा लेते हुए कहा, जबकि इंक्वायरी ऑफिसर ने तो बगैर किसी ठोस सबूत के वक़ुआ की लोकेशन का भी तयन कर दिया था। इस्तगासा के मुताबिक मकतूल को ज़ेरी मंजिल के इस कोने में मौत के घाट उतारा गया है, जहां से बालाई मंजिल की तरफ जाने वाले जीने का आगाज़ होता है। जनाब, मैं तो अपने इल्म, तजुर्बे और मुशाहिदे की रोशनी में ही बात कर सकता हूँ, वो सादगी से बोला। इस्तगासा का क्या मौक़िफ़ है, ये इसी को पता होगा। सबको अपनी अपनी कब्र में जाना है। अपनी अपनी कब्र में जाने के हवाले से मैं आपसे मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ इरफान साहब, मैंने उसे गैर महसूस अंदाज में अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करते हुए कहा। वैसे इल्म, तजुर्बे और मुशाहिदे के हवाले से आपने बड़ी गहरी बात की है। खुसूसन मुशाहिदे के ज़ेल में आपने इस्तगासा की भरपूर मदद की है। मैं कुछ समझा नहीं वकील साहब, वो यकायक बेहद मोहतात दिखाई देने लगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं इरफान साहब, मैंने तसल्लीआमेज़ अंदाज में कहा। मेरा इशारा आपकी इस्तगासा को फराहम करदा इन मालूमात की तरफ था कि मुलजिम और इसकी फैमिली रात को जल्दी सोने के आदी थे और ये लोग सुबह बेदार भी जल्दी हो जाया करते थे। ओह, वो एक इत्मीनान भरी सांस खारिज करके रह गया। आपने पिछली एक पेशी पर वकील इस्तगासा को बताया था कि मुलजिम और उसकी फैमिली रात 10 बजे तक सो जाया करते थे, मैंने उसके गिर्द घेरा तंग करते हुए कहा। लेकिन आप वकील सरकार को ये बात वसूख से नहीं बता सके कि जब आपने घर के अंदर किसी भारी भरकम शे के धड़ाम से गिरने की हैबतनाक आवाज़ सुनी तो उस वक्त मुलजिम जाग रहा था या नहीं? मैंने अदालत में वही बताया जो हकीकत थी, वो कदरे बेजारी से बोला। न एक लफ्ज़ कम न ज़्यादा। इस वक्त भी आप अदालत के कमरे में मौजूद हैं, मैंने ठोस लहजे में कहा, लिहाजा आपसे उम्मीद की जा सकती है कि हकीकत बयानी की डगर पर चलते रहेंगे, है ना? जी बिल्कुल, वो दो टोक अंदाज में बोला। इस हवाले से आप बेफिक्र हो जाएं। मैं किसी भी हवाले से बेफिक्र नहीं हो सकता इरफान साहब, मैंने सरसरी अंदाज में कहा, क्योंकि मेरे मुवक्किल की ज़िंदगी दांव पर लगी हुई है। जब तक मैं मुअज़्ज़ज़ अदालत की नज़र में अपने मुवक्किल को बेगुनाह साबित नहीं कर देता, कहाँ की बेफिक्री और किधर का इत्मीनान। उसने मेरे बयान पर कोई तबसरा नहीं किया, मुंतज़िर निगाह से मुझे देखता चला गया, जैसे अंदाज़ा कायम करने की कोशिश कर रहा हो कि मेरा अगला सवाल किस नौइयत का होगा। मैंने उसके अंदाज़ों और अरमानों पर ओस छिड़कते हुए पूछा, इरफान साहब, आपकी फ़िटनेस को देखकर लगता है कि आप बाकायदा एक्सरसाइज करने के आदी हैं, मैं गलत तो नहीं कह रहा? आपका अंदाज़ा दुरुस्त है वकील साहब, वो इस्पात में गर्दन हिलाते हुए बोला। बॉडी बिल्डिंग, मैंने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा। बॉडी बिल्डिंग भी, वो अपने बाजुओं की मछलियों पर हाथ फेरते हुए बोला। भी का मतलब तो ये हुआ कि इसके अलावा और कुछ भी? जी हाँ, उसने सर को इस्पाती जुम्बिश दी और बताया, मैं मार्शल आर्ट से भी दिली लगाव रखता हूँ। फंटास्टिक, मैंने तौसीफ़ी अंदाज में उसकी तरफ देखा, फिर असल मौजू की तरफ आते हुए कहा, आपने वकील इस्तगासा को बताया था कि वक़ुआ के रोज़ रात 10 बजे के बाद यानी 11 और 12 बजे के दरमियान आपने मुलजिम के घर के अंदरूनी हिस्से में लाइट्स ऑन देखी थीं। ऐन इसी वक्त जब मुलजिम के घर के अंदर आपने किसी भारी भरकम चीज़ के धड़ाम से गिरने की आवाज़ भी सुनी थी। आपका तजुर्बा और मुशाहिदा बताता है कि रात 10 बजे के बाद मुलजिम के घर के अंदरूनी हिस्से में उमूमन तारीकी ही छाई रहती है, सिर्फ पार्किंग एरिया की लाइट ऑन रहती है। क्या वाकई वक़ुआ की रात 11 और 12 बजे के दरमियान आपने मुलजिम के घर के अंदरूनी हिस्से की लाइट्स ऑन देखी थीं? मैं झूठ क्यों बोलूँगा वकील साहब, वो खफ की भरी नज़र से मुझे देखते हुए बोला। मैंने जीती जागती आंखों से जो देखा वही बयान किया है। आप मेरी बात को दिल पर न लें, मैं आपकी नीयत पर शक नहीं कर रहा, मैंने जल्दी से कहा।
बस जिरह का अमल है ही ऐसा कि बड़े से बड़ा मुतहम्मिल इंसान की भी हिम्मत को तोड़ कर रख देता है। खैर, मुझे यकीन है कि आपने जो देखा वही बयान किया है और जो सुना उसका इजहार कर रहे हैं। जैसा कि इस दौरान में आपने जीते जागते कानों के साथ मुलजिम के घर के अंदर किसी भारी भरकम शे के धड़ाम से गिरने की आवाज़ सुनी थी। जी हाँ, वो बेजारी से बोला। इरफान साहब, क्या आप भूतों और जिन्नात के वजूद पर यकीन रखते हैं? मैंने सरसराती हुई आवाज़ में कहा। ये किस किस्म का सवाल है? वो बिदके हुए अंदाज में मुझे देखने लगा। पहले आप मेरे सवाल का जवाब दें, मैंने इसरारी एंड असरारी लहजे में कहा। इकसाम और क्वालिटी कंट्रोल की बात बाद में करेंगे। जिन्नात का तो कुरान मजीद में भी जिक्र है, वो बेहद उलझे हुए लहजे में बोला। लिहाजा जिन्नात के वजूद पर यकीन रखना हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। ठीक हो गया इरफान साहब, मैंने कहा। मैं समझ गया कि आप कम से कम जिन्नात के वजूद को तो मानते हैं, लेकिन आपके सवाल का मकसद क्या था? वो सिट पिटाए हुए लहजे में बोला। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वक़ुआ की रात आपने निस्फ जब मुलजिम के घर के अंदरूनी हिस्से में जो लाइट्स ऑन देखी थीं और जो किसी भारी भरकम शे के धड़ाम से गिरने की हैबतनाक आवाज़ सुनी थी, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। मैंने बेहद संजीदगी से कहा, यह सारा जिन्नाती चक्कर था। क्या आप मुझे इतना ही बेवकूफ़ समझते हैं? वो तल्खी से बोला। मैंने वक़ुआ की रात जो कुछ देखा और जो कुछ सुना वो एक ठोस हकीकत है और इसका सबूत यह है कि इसी दौरान में मकतूल का कत्ल हुआ था। मैं इस अमर से इनकार करने की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को चैलेंज नहीं कर सकता कि 14 फरवरी की रात 11 और 12 बजे के दरमियान मकतूल कैसर की गर्दन तोड़कर इसे मौत के घाट उतार दिया गया था। मैंने मजबूत लहजे में कहा। लेकिन जहाँ तक आपको बेवकूफ़ समझने का मामला है तो मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। आपने मेरी बात का मजाक उड़ाया है, वो बरहमी से बोला। मैंने जो देखा और जो सुना वो एक हकीकत है और आप इतने बड़े वाक़ये को जिन्नात के खाते में डाल रहे हैं। मैंने आपका मजाक नहीं उड़ाया इरफान साहब, बल्कि एक सफ़ाक हकीकत बयान की है, मैंने एतमाद भरे लहजे में कहा। यह हकीकत कि आपने वक़ुआ की रात ना कुछ देखा और ना कुछ सुना। तो आप मुझे झूठा कह रहे हैं, वो गुस्सीले लहजे में बोला। अगर आपको जिन्नात वाली कहानी पसंद नहीं आई तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने कंधे उचकाते हुए कहा। मैंने तो आपके झूठ पर पर्दा डालने की कोशिश की थी, मगर आप। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, वकील इस्तगासा के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। वो चिंगार से मुशाबा आवाज़ में बोला। योर ऑनर, मेरे फाजिल दोस्त ने तो हक़ाइक़ की दुनिया की तमाम हदूद फलांग डाली हैं। ये अपने मुवक्किल को सज़ा से बचाने के लिए जिन्नात का किस्सा घड़ लाए हैं और मकतूल की मौत को कोई जिन्नाती कार्रवाई करार देने की कोशिश कर रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ अदालत जानती है कि कानून की किताबों में ऐसी लग़्व बातों की क़तन कोई गुंजाइश नहीं है। मेरे फाजिल दोस्त, मैं आपसे मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ, मैंने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए शरारत भरे अंदाज में कहा। उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा और फिर बेयकीनी से पूछा, फिर ये जिन्नात का क्या किस्सा है? आप कैसर की मौत को जिन्नात के खाते में क्यों डाल रहे हैं? मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। लगता है कि आपका ध्यान किसी और मामले में लगा हुआ है। अपने होश व हवास को ठिकाने रखकर अदालत का रुख किया करें। वो मेरी इस कारी चोट पर बुरी तरह तड़प उठा। हाँ भाई, हम तो यहाँ अपना और अदालत का कीमती वक्त बर्बाद करने आते हैं। ये अखाड़ा तो सिर्फ आप जैसे फ़लसफ़ी अफराद के लिए है। अगर आपने मेरी बात पर ध्यान दिया होता तो दिल के फपोले फोड़ने की हालत महसूस नहीं होती, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। मैं तो मुअज़्ज़ज़ अदालत को सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वक़ुए की रात 11 और 12 बजे के दौरान में इस्तग़ासा के गवाह ने मुलज़िम के घर में कोई आवाज़ नहीं सुनी थी। ऐसा कोई वाक़या सिरे से पेश ही नहीं आया था। लेकिन इरफान चूँकि पूरी ढिठाई के साथ अपनी बात पर अड़ा हुआ था, इसलिए मैंने कह दिया कि ये सब जिन्नात की कारिस्तानी होगी। क्योंकि मैंने ड्रामाई अंदाज में तवक्कुफ़ करके हाज़रीन अदालत पर एक तायराना निगाह डाली और फिर रूए सुखन जज की जानिब मोड़ते हुए इंकिशाफ अंगेज़ लहजे में कहा, जनाब अली, वक़ुआ की रात मुलज़िम और उसकी फैमिली के बाकी 2 अफराद रात 10 और 1 बजे के दरमियान अपने घर में मौजूद ही नहीं थे। ओह! जज ने चौंक कर मेरी तरफ देखा और पूछा, तो फिर ये लोग कहाँ थे? वो तीनों शादी की एक तकरीब में गए हुए थे, मैंने बताया।
जहां से इनकी वापसी 1 बजे के बाद हुई थी, जिससे साबित होता है कि मज़कूरा रात 11 और 12 बजे के दरमियान मकतूल इस घर में अकेला ही था। लिहाजा इसके किसी दुश्मन ने इस मौके से फ़ायदा उठाकर इसका काम तमाम कर दिया और मेरे मुवक्किल को फंसाने के लिए मकतूल की लाश को उसकी कार की डिक्की में छुपा दिया। मैं अदालत के हुक्म पर शहर के 3 ऐसे मोतबर अफराद को गवाही के लिए विटनेस बॉक्स तक ला सकता हूँ, जिनके बयान से साबित हो जाएगा कि वक़्अे की रात मेरा मुवक्किल जाए वारदात से कई किलोमीटर दूर शादी की एक तकरीब में मौजूद था। आपने तो आज मकतूल की बेवा शकीला को भी अदालत में हाजिर करना था, जज ने खासी करारी आवाज़ में कहा। शकीला इस वक्त अदालत के बरामदे में मौजूद है जनाब अली, मैंने बताया। हस्ब ज़रूरत सफाई की इस गवाह को अंदर बुला लिया जाएगा, अगर वकील सरकार इसका मौका दें तो। आखिरी जुमला मैंने वकील इस्तग़ासा के ज़ख्मों पर नमक पाशी करने के लिए अदा किया था और मेरा यह खतबा खासा कारगर रहा। वो ज़ख्मी सांप के मानिंद फुनकारा, फिर तिल मिलाए हुए लहजे में बोला, अगर आपकी इस बात को चंद लम्हात के लिए दुरुस्त मान भी लिया जाए कि वक़्आ के रोज़ रात 11 और 12 बजे के दरमियान मुलज़िम वाक़िअतन किसी शादी की तकरीब में मौजूद था, तो फिर 2 अहम सवालात उठते हैं। नंबर 1, वो अपनी ज़ाती गाड़ी को घर के सामने खड़ा छोड़कर किसी रिक्शा या टैक्सी में क्यों गया था? नंबर 2, मुलज़िम के पड़ोसी इरफान ने वक़्आ के वक्त मुलज़िम के घर के अंदरूनी हिस्से की लाइट्स ऑन होने और भारी भरकम शय के धड़ाम से गिरने के हवाले से गलत बयानी क्यों की? क्या आपने कभी किसी शादी के दावतनामे पर यह शर्त लिखी देखी है? मैंने वकील इस्तग़ासा को आड़े हाथों लेते हुए सवाल किया कि जिस शख्स के पास अपनी गाड़ी हो वो इसी पर सवार होकर शादी में शिरकत करने आ सकता है। अगर वो किसी रिक्शा या टैक्सी में बैठकर शादी हाल पहुंचा तो इसे अंदर दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। नहीं जनाब, वो बेहद उलझे हुए अंदाज में बोला, मैंने ऐसा लिखा तो कहीं नहीं देखा। बस तो फिर जान लें कि आपका पहला सवाल इंतहाई फजूल और वाहियात किस्म का है, मैंने तहकीर आमेज़ अंदाज में कहा। लिहाजा मैं इसका कोई लंबा चौड़ा जवाब देकर अदालत का कीमती वक्त बर्बाद नहीं कर सकता। अलबत्ता मैं सांस संभार करने के लिए रुका और फिर सिलसिला कलाम को जारी रखते हुए कहा, जहाँ तक आपके दूसरे सवाल का मामला है तो इस सिलसिले में अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो मुझे आपके यानी इस्तग़ासा के गवाह से रिजू करना पड़ेगा। हाथ कंगन को आरसी क्या है और पढ़े लिखे को फ़ारसी क्या है? इसके बाद मैं दोबारा इरफान की जानिब मुतवज्जा हो गया और कदरे रूखे और बदले हुए लहजे में इस्तफसार किया, इरफान साहब आपके कितने बच्चे हैं? 3, उसने जवाब दिया। मैंने पूछा, इनकी उम्रें क्या हैं? बड़े बेटे आतिफ की उम्र 5 साल है, इसने बताया। इससे छोटी नाजिया 3 साल की और उमैर अभी महज 1 साल का है। मैंने सुना है कि आप अपने बीवी बच्चों से बहुत मोहब्बत करते हैं, मैंने गवाह की आंखों में देखते हुए सवाल किया, और आपकी यही कोशिश होती है कि इन पर कोई आंच ना आए, है ना? हर शख्स अपनी फैमिली से मोहब्बत करता है वकील साहब, वो फलसफियाना अंदाज में मगर बेजारी से बोला। बहरहाल आप मुझसे पूछना क्या चाहते हैं? इब्तिदा में इरफान जिस एतमाद से बात कर रहा था अब इसमें काफ़ी हद तक कमी वाक़ हो चुकी थी। वो खासा उकताया हुआ और परेशान नज़र आने लगा था। यकीनन ये इसके अंदर का कोई चोर था जो पकड़ा जाने वाला था। मैंने ठहरे हुए लहजे में पूछा, अगर कोई कमीना शख्स आपके फूल ऐसे साहबजादे आतिफ को बिलावजह जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद कर दे तो इस मौके पर आपके जज्बात का आलम क्या होगा? मैं, वो दोनों हाथों की मुट्ठियां भींचते हुए बोला, मैं इस नामुराद का खून पी जाऊंगा। और अगर, मैंने इस्तग़ासा के ताबूत में आखिरी कील ठोकते हुए कहा, कोई औबाज शख्स आपकी चहीती बीवी फायजा पर मैली निगाह डाले तो आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा? तो मैं, वो दांत कचकचाते हुए इंतहाई जारिहाना अंदाज में गोया हुआ, इस बदबख्त की गर्दन तोड़ दूंगा। मैंने एक ख़ास अंदाज में कंधे उचकाए और रुए सुखन जज की जानिब मोड़ते हुए नहायत ही एहतराम के साथ कहा, जनाब अली, मुझे गवाह से और कुछ नहीं पूछना। मैंने मकतूल कैसर की पुरस्रार मौत का मुअम्मा हल कर दिया है। अगर अब भी अदालत को मेरे मुवक्किल की बेगुनाही के सिलसिले में किसी सबूत की ज़रूरत है तो बाहर बरामदे में मौजूद सफाई की गवाह और मकतूल की बेवा शकीला को गवाही के लिए अंदर बुलाया जा सकता है। वो अदालत को बताएगी कि इरफान की बीवी फायजा ने मकतूल के करतूतों के बारे में इससे किस नौइयत की संगीन शिकायत की थी। दैट्स ऑल योर ऑनर, किसी को अंदर बुलाने की ज़रूरत नहीं है। इरफान ने दोनों हाथों से कटहरे की चौबी रेलिंग को थामते हुए बड़े एतमाद से बाआवाज़ बुलंद कहा, मैं एक बहादुर इंसान हूँ
میں فائٹر ہوں، مجھے اپنے جرم کا اقرار کرتے ہوئے کوئی ڈر یا خوف محسوس نہیں ہو رہا۔ ہاں، میں نے ہی شیطان نما انسان کیسر کو جہنم رسید کیا تھا۔ آپ ضرور ایک اچھے فائٹر ہوں گے، میں نے ایک بالغ قاتل کی طرف دیکھتے ہوئے کڑوے لہجے میں کہا، لیکن خود کو بہادر کہہ کر آپ سچے بہادر انسانوں کی توہین کر رہے ہیں، کیونکہ بہادر لوگ اپنے گناہوں کا بوجھ دوسرے انسانوں کے کندھوں پر نہیں ڈالا کرتے۔ میری نظر میں آپ ایک عیار شخص ہو، اسی لیے آپ نے اپنے جرم کی پردہ پوشی کے لیے ایک معصوم انسان کو قربانی کا بکرا بنانے کی کوشش کی تھی۔ بہرحال، میں نے لمحاتی توقف کر کے ڈرامائی انداز میں حاضرین عدالت کو دیکھا، پھر استغاثہ کے گواہ یعنی کیسر کے قاتل کو مخاطب کرتے ہوئے ٹھوس لہجے میں کہا، میں آپ کے ایک اقدام کو ضرور سراہوں گا۔ وہ کچھ نہیں بولا اور گردن جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ وکیل استغاثہ کے ذہن میں کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ اپنے گواہ کی ندامت آمیز خاموشی پر وہ خجالت آمیز انداز میں مجھ سے پوچھنے لگا، کون سا اقدام؟ درست آیت، میں نے وکیل استغاثہ کو جواب دیا۔ درست آیت؟ وہ منہ بگاڑ کر عجیب سے لہجے میں بولا، میں کچھ سمجھا نہیں۔ ایسے بلے باز خال خال ہی دیکھنے کو ملتے ہیں، جو آؤ دیکھتے ہیں نہ تاؤ کریز چھوڑ کر میدان سے باہر چلے جاتے ہیں۔ وہ کسی فرسٹ، سیکنڈ یا تھرڈ امپائر کی انگلی اٹھنے کا انتظار نہیں کرتے۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، اسی طرح سے ایسے مجرم بھی کبھی کبھار ہی نظر آتے ہیں جو اپنے خلاف عدالتی فیصلہ آنے سے پہلے ہی اقبال جرم کر لیتے ہیں۔ اوہ، اب سمجھا، وکیل استغاثہ آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولا۔ اسی سمجھداری کے مظاہرے کی خوشی میں نے اپنے حریف وکیل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آپ کی خاطر میں محاورے کو مکمل کر دیتا ہوں۔ دیر آید درست آید۔ وکیل استغاثہ مجھے گھور کر رہ گیا۔